भाई नमस्ते। नमस्ते। क्या सभी को मेरी वॉइस आ रही है? क्या मेरी स्क्रीन सभी को शेयर हो रही है? प्लीज़ एक बार बताइए। जी भैया। चलिए। तो जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इस वक्त, ये आपका थर्ड ईयर का सिलेबस है। मैं इसका ऑलरेडी पीडीएफ जो है ऐप पे डाल चुका हूँ। ठीक है। इस पीडीएफ को आप देख सकते हो। बाकी देखो, पैटर्न तो सेम ही है। इनऑर्गेनिक रहेगा पेपर वन, ऑर्गेनिक पेपर टू ऑर्गेनिक रहेगा, और पेपर थ्री आपका फिजिकल रहेगा। सिलेबस की बात करूँ, देखिए, मैं एक ओवरऑल प्रीव्यू दे देता हूँ कि थर्ड ईयर का सिलेबस केमिस्ट्री का कैसे रहने वाला है। जैसे आपने सेकेंड ईयर झेल ही ली है, तो उस सेकेंड ईयर में आपने देखा होगा कि ऑर्गेनिक थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ टफ था, क्योंकि नेम रिएक्शंस वगैरह बहुत कुछ था। बाकी इनऑर्गेनिक और फिजिकल देखूँ तो बहुत इजी था। तो इस साल का अगर मैं ओवरव्यू कहूँ, तो अगर इनऑर्गेनिक को देखूँ मैं, इनऑर्गेनिक ये बहुत इजी रहने वाला है, बहुत इजी। बस मैं जैसे लास्ट चैप्टर्स हैं बायो ऑर्गेनिक, तो थोड़ा सा वो रटना पड़ता है। अदरवाइज इनऑर्गेनिक अगर ओवरऑल देखूँ तो इनऑर्गेनिक इज वेरी इजी। ऑर्गेनिक कहूँ तो ज़्यादातर बच्चों ने लास्ट ईयर ट्यूशन पढ़ा है, मैकेनिज्म वगैरह अच्छे से सबने सीखी है। तो मैकेनिज्म का पोर्शन आता है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा कहते हैं ना, मतलब अगर मैंने जो सेकंड ईयर में मेहनत करी है, आपने जो सेकंड ईयर में मेहनत करी है, वो हमें देखने को मिलती है। और इसमें जो मैकेनिज्म वगैरह का पोर्शन है वो ईजी हो जाता है। बाकी कुछ टॉपिक जैसे बायो ऑर्गेनिक हो गए, थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर आपका स्पेक्ट्रा भी, सिलेबस को भी आपको डिस्कस करूंगा, तो ये थोड़ा सा टॉपिक आपके रटने वाले बन जाते हैं। बाकी फिजिकल की बात करूं तो फिजिकल इस बार की भी बहुत इजी है। बस एक दो न्यू टॉपिक हैं, जैसे फोटो केमिस्ट्री है। बाकी चैप्टर क्वांटम मैकेनिक्स थोड़ा बहुत आपने ट्वेल्थ, ओ सॉरी, ट्वेल्थ नहीं, बीएससी सेकंड ईयर कहना चाहिए, ट्वेल्थ में आपने कहीं पोर्शन थोड़ा बहुत देखा है, इलेवंथ में बल्कि। बट हाँ, बेसिकली आपने ट्वेल्थ के बाद या इलेवंथ के बाद आपने बीएससी सेकंड ईयर में क्वांटम फिजिक्स वालों ने जनरली देखी है। ठीक। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा और डिस्कस करूं आपसे सिलेबस का, एक बार जल्दी से क्विक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमें इस बार के सिलेबस में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, चैप्टर वन है, यूनिट वन। मैं इनऑर्गेनिक से शुरुआत करूंगा। ठीक है, इनऑर्गेनिक से शुरुआत करूंगा। तो क्यों शुरुआत कर रहा हूँ, देखो रीज़न यही है कि हर बार तो खैर मैंने लास्ट ईयर ये बोला था कि फर्स्ट ईयर में भी ये बोला था कि इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो थोड़ा ऑर्गेनिक पढ़ने में समझने में हमें आसानी रहती है, क्योंकि काफ़ी चीज़ हम सीख चुके होते हैं, ऑर्बिटल कंसेप्ट एंड ऑल थिंग। बट ऐसा नहीं है कि इस बार इनऑर्गेनिक पढ़नी जरूरी है, तब जाके थोड़ा ऑर्गेनिक का कुछ कंडीशन समझ में आती है। फिजिकल फिजिकल तो खैर डिफरेंट पार्ट है, बट हाँ, ऑर्गेनिक उससे समझ में आती है, ये जरूरी नहीं है। तो इनऑर्गेनिक बिल्कुल डिफरेंट पोर्सन है, ऑर्गेनिक डिफरेंट पोर्सन है, फिजिकल डिफरेंट पोर्सन है। तीनों ही आपस में मैं कह सकता हूँ इंटरलेट नहीं है, बट हाँ, एक चैप्टर जैसे कॉमन है, ऑर्गेनो मेटेलिक केमिस्ट्री, ये दोनों में ही मिल जाएगा आपको। बिल्कुल सेम ही चैप्टर का नाम है, ऑर्गेनिक में भी और इनऑर्गेनिक में भी। बाकी ये जो यूनिट वन है, इसकी मैं बात करूं, ये क्या यूनिट है। तो आपने फर्स्ट ईयर में एस एंड पी ब्लॉक कंप्लीट करा था, सेकेंड ईयर में आपने डी और एफ ब्लॉक कंप्लीट करा था। अब इसके बाद जो ये थर्ड यूनिट, ये यूनिट फर्स्ट जो दिख रही है थर्ड ईयर में, ये है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और ये जो सेकंड यूनिट है, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री केमिस्ट्री का स्पेक्ट्रा है, स्पेक्ट्रा। और ये जो बाकी बची हुई पोर्शन है, ये ऑर्गेनो केमिस्ट्री का डी ब्लॉक का या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बचा हुआ पोर्शन है। तो अगर मैं ओवरऑल व्यू कहूँ, अगर आप इनऑर्गेनिक का ओवरव्यू लेते हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का, तो मैं आपसे कहता हूँ एक पूरा डिफाइंड सिलेबस है। अगर आप कोई भी मास्टर्स लेवल का एग्जाम देते हैं, तो ये पूरा सिलेबस डिफाइंड है। जितना सिलेबस मतलब, हालांकि पोर्शन यहाँ जो पैटर्न है वो बहुत ही सिंपल है, बट हाँ, पूरा जितना भी ये सिलेबस है कहीं ना कहीं मैच खाता है एमएससी कम्पिटेटिव एग्जाम से। फिर उसके बाद ये हार्ड एंड सॉफ्ट एक्सटेंट बेस्ड सिंपल सा चैप्टर है। बायो इनऑर्गेनिक, ये थोड़ा सा रटने वाला पोर्शन बनता है कि भाई कौन से पार्ट में बायो इनऑर्गेनिक का यूज है। जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम का रिसोर्स कोकोनट होता है, तो ये सब जनरली हमें वहाँ पढ़ने को देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो स्पेक्ट्रा हमने याद करो सेकंड ईयर में पढ़ा था, यूवी और आईआर। और इस साल जो है वो है एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक। इसके अलावा देखो, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों का कॉमन टॉपिक है, बट हाँ, इनऑर्गेनिक में हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के द्वारा उसकी रिएक्शन पढ़ेंगे, उसके थ्रू रिएक्शंस को देखेंगे। और ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक कंपाउंड की जनरली मैकेनिज्म देखेंगे। तो इसके अलावा ऐसी ऑर्गेनोसल्फर हेट्रोसाइक्लिक है, कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा फैट ऑयल डिटर्जेंट है। इजी इजी टॉपिक है, ऐसा कुछ नहीं है कि हार्ड है, बट हाँ, ये अपने का पोर्शन इसमें ज्यादा बन जाता है। जैसे मैं आपसे बात करूं सिंथेटिक डाई वाले टॉपिक की, तो अगर मैं सिंथेटिक डाई वाले की बात करूं, तो इसमें ज्यादातर आपको डाइज याद करनी पड़ती हैं कि किस डाई का कलर कैसे होता है, ये एसिडिक डाई है, बेसिक डाई है। तो ये पोर्शन थोड़ा रटने वाला बनता है। बाकी इसके अलावा बुक ज्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा रटने का पोर्शन। जैसे बायो ऑर्गेनिक में थोड़े से आपको जो है
अमाइंस वगैरह याद करने पड़ते हैं, रटने पड़ते हैं, तो थोड़ा सा उनको थोड़ा जोर देना पड़ता है। बाकी सिलेबस हार्ड नहीं है, जिन्होंने सेकंड ईयर में मैकेनिज्म करा है उनके लिए बहुत ईजी है, और जिन्होंने मैकेनिज्म नहीं करा कोई दिक्कत नहीं, उनको मैकेनिज्म पोर्शन दोबारा से लेके चलेंगे। बाकी फिजिकल में भी सेम क्वांटम मैकेनिक्स है, जो कि आप फिजिक्स सेकंड ईयर में पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी इसको पढ़ने में आसानी रहेगी। स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ऑर्गेनिक में भी है, फिजिकल में भी है, इनऑर्गेनिक में भी, तीनों ईयर में स्पेक्ट्रा है इस बार। फिर उसके बाद ये फिजिकल प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसमें आप जनरली देखते हैं कि लाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है। फिर हालांकि क्वांटम मैकेनिक्स का यही पोर्शन दो बार दे रखा, नो प्रॉब्लम, ठीक। इसके अलावा रोटेशनल स्पेक्ट्रम, वही स्पेक्ट्रा का पोर्शन है, रमन स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, और उसके बाद जो लास्ट में है वो आप देख सकते हो फोटो केमिस्ट्री है। फोटो केमिस्ट्री का वो पोर्शन है जो लाइट पे डिपेंड करेगी, और उसके अलावा सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जनरली ये टॉपिक जो लास्ट वाला है ये आपने कहीं ना कहीं 12th में पढ़ा है, जस्ट इसके बेस तो आपने 12th में क्लियर करे हैं। तो बाकी इसके अलावा कुछ नया पोर्शन भी जुड़ा है, बाकी ये प्रैक्टिकल का पोर्शन है, और बाकी इसका पीडीएफ, जो ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ में ऑलरेडी ऐप में ही, टीचमेंट वाले ऐप पे ही जो है ऑलरेडी डाल चुका हूँ, ठीक। इसके अलावा जो अभी आपके पास जैसे कि बुक नहीं होगी, तो चैप्टर 1 हम शुरुआत कर रहे हैं इनऑर्गेनिक का, तो मैं डाल चुका हूँ, ठीक है। पीडीएफ फॉर्म में आप देख सकते हैं, ऐप पे ही आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा शुरू करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई थिंक मेरी वॉइस सभी को आ रही होगी और स्क्रीन सभी को शेयर हो रही होगी। तो शुरू करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करने से पहले मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बेसिकली ये कहीं ना कहीं लास्ट ईयर है, बट कुछ बातें आपकी काम की ही मैंने फर्स्ट ईयर से बताने की कोशिश करी है। देखिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए एक बेस जरूर चाहिए होता है, एक बेस जरूर चाहिए होता है। बेस आप उसका अच्छे से क्लियर कर लीजिए, आप वो टॉपिक को कितना लंबा भी खींच सकते हैं। ऑब्वियस बात है, आप जब छोटे बच्चे थे तो आपने ABCD 1 2 3 बहुत बार पढ़ी होंगी, ठीक है, 1 2 3 बहुत बार पढ़ी होंगी, टीचर्स ने सिखाया, आपने सीखा। उसके बाद काफी बार पढ़ने के बाद आपको ABCD 1 2 3 आया, फिर आपने ऑब्वियस बात है ABCD सीखा तो आपने वर्ड्स बनाने सीखे, वर्ड्स के बाद आपने सेंटेंस बनाने सीखे, ऐसे 1 2 3 सीखा तो आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद डिफरेंट आपने मैथमेटिक्स को डिफरेंट जगह पे यूज करा है। आप आज आप डिफरेंसेस, इंटीग्रेशन और डिफरेंट काइंड ऑफ मैथमेटिक्स कर सकते हैं। बट ऐसा तो नहीं है कि आपको अगर 12th का मैथ करना है, या आप BSc सेकेंड ईयर में थे, BSc सेकेंड ईयर का मैथ करना है, तो पहले आपको 1 2 3 पढ़ के आने पड़ते थे। ऑब्वियस बात है, वो आपने बचपन में इतनी बार रिवाइज करे कि अब आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। तो डेट मीन्स आप उससे आगे बढ़ चुके हैं, तो आप उससे आगे वाले पोर्शंस को अपनाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर आपको केमिस्ट्री का कोई सेंटेंस पढ़ना है तो पहले ABCD पढ़ के आनी पड़ती है जब आप सेंटेंस पढ़ते हैं। ऑब्वियस बात है, आपने क्या करा, आपने वो बचपन में अपना बेस अच्छे से क्लियर करा। तो मैं वही चीज यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि हर चीज के लिए ये लास्ट ईयर है। बेसिकली मैं कहता हूँ आगे भी जुड़े रहें आप, ठीक, बट फिर भी ये लास्ट ईयर, तो इसमें समझने की कोशिश करिए कि हर चीज के लिए एक बेस जरूरी है। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, बेस स्ट्रॉन्ग करिए, आपका सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। अब जैसे कुछ बच्चे जो हैं, प्रीवियस हमारे बच्चे हैं, पुराने बच्चे हैं, वो पास आउट हो गए, उन्होंने जब ध्यान से नहीं दिया, हम कितनी बार उसको उनको समझाते रहे कि बच्चों थोड़ा सा ध्यान दिया करो, आप जो चीज पढ़ रहे हो उसको एक ही बार में खत्म करो ना भाई। BSc सेकंड थर्ड ईयर का केमिस्ट्री अगर आपने खत्म कर लिया है, उसे इतने ही पोर्शन में अगर आपको एक साल में कंप्लीट करना है, तो उसे एक साल में अच्छे से कंप्लीट कर लो, इतने अच्छे से कंप्लीट कर लो कि इन फ्यूचर आपको दोबारा से देखने की जरूरत ही ना पड़े। तो अब वो बच्चे दोबारा आ रहे हैं कि भैया हमें केमिस्ट्री पढ़ा दो, हमारा ये एग्जाम है, उसके लिए केमिस्ट्री पढ़नी है। अरे बच्चे, अगर आपने BSc में ही वो चीज अच्छे से कर ली होती तो मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता पड़ती। तो यही चीज आपसे कह रहा हूँ, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपका बेसिक फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप तीनों ही टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ें, ताकि आपको फ्यूचर में दोबारा से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। भाई क्यों दोबारा टाइम वेस्ट करना, दोबारा तो आप उसका रिवीजन करिए। आप दोबारा से इसको सीखने बैठेंगे उस एज में, तो खुद ही सोचिए कितना ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर आएगा। तो रेदर देन ये है कि एक बार सीख के काम खत्म करिए, क्यों उसको दोबारा टेंशन लेना, ठीक है। तो इसी सोच से हम शुरुआत करेंगे आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 1, जो कि है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग। पर ये मेटल लिगेंड बॉन्डिंग पे आई थिंक मैं कल ही पहुंचूंगा। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग, इस पे मैं, मुझे लगता है मैं कल ही पहुंचूंगा, क्योंकि आज मैं वही जस्ट बेस पढ़ाना चाहूंगा। हालांकि बेस सेकंड ईयर में सेम था, क्योंकि मेटल लिगेंड बॉन्डिंग ये जो टॉपिक है, ये एक्चुअली मेटल्स की बात कर रहा है, डी ब्लॉक के मेटल्स की। यहाँ पे डी ब्लॉक के मेटल की बात कर रहा है। और जो डी ब्लॉक के मेटल होते हैं हमने देखा, फिर ऐसे ही लास्ट ईयर जो हमने देखा, और ऐसे ही हमने देखा था ट्रांजिशन मेटल्स, संक्रमण तत्व जो होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स, संक्रमण तत्व जो होते हैं, ये हमने लास्ट ईयर देखा था। इन्हीं टॉपिक से शुरुआत हो रही है कि मेटल और लीगेंड आपस में किस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं। क्या वो बॉन्ड वीक फील्ड होगा, क्या वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। याद करिए BSc सेकंड ईयर में हमने जो पढ़ा था उसमें एक चीज देखी थी कि मेटल
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बना सकता है, मतलब लिगेंड जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो सकता है, या फिर वो वीक फील्ड लिगेंड हो सकता है, या फिर वो मॉडरेट फील्ड लिगेंड हो सकता है। वो कैसे होता है, तो मैंने आपको बोला था कि हम जब बीएससी थर्ड ईयर में आएंगे तो एनर्जी के बेसिस पे इन सारी चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो वही चीजें अभी हम वन बाय वन पढ़ेंगे, बट उससे पहले एक बार बेस फिर से हम थोड़ा सा अपना बेस को क्लियर कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इसका बेस है, कैसे हम चीजों को पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न मेरा यह है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं। व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट? डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, कोई मुझे बताएगा? व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट? भैया या एस जिनका लिख देता हूँ, लास्ट एलिमेंट्स। यस, हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, यस, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में आएगा, सही कहना चाह रहे हैं आप। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसका डी सब सेल में आएगा वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। वेरी गुड, ठीक है। ध्यान रखना जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अच्छा, एक चीज और भाई, आप इतने समझदार खुद हैं, थर्ड ईयर में आप हैं, जब भी क्लास में बैठते हैं अपनी कॉपी पेन जरूर अपने पास रखें। अपनी कॉपी जिस तरीके से आप नोट्स बनाते थे पहले, वैसे ही नोट्स बनाने के लिए अपना कॉपी पेन तैयार रखें। पहले एक बार कोशिश कर लें समझने की, फिर उसके बाद चाहे उसको आप नोट कर लें या उसका स्क्रीनशॉट ले लें, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। बाकी रिकॉर्डेड भी आपके पास है, ये सुविधा आपको है कि आपको लाइव भी मिलेगा, रिकॉर्डेड भी मिलेगा। बट हाँ, मैं भी कह रहा हूँ प्लीज लाइव ही क्लास लीजिए। अगर लाइव हम आपके लिए हैं तो प्लीज लाइव लीजिए, रिकॉर्डेड का कोई मतलब नहीं रह जाता। आप लाइव ही अच्छे से पढ़ लीजिए। आपका मन करता है रिवीजन को इस पे ऐप में सुविधा भी है कि इसको 2x की स्पीड में आप जो है 2.1.5, हालांकि मैं बोलता ज्यादा तेज हूँ, ज्यादा स्पीड से हूँ, तो मेरा 2x तो बहुत ज्यादा तेज हो जाता है, ठीक है ना। तो कोशिश करें उसको 1.5 पे ही सुनने की, और मैं भी कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा स्लो बोलूं, मतलब मैं अपनी स्पीड को पहले ही 1.5 ना कर दूं, ठीक है। चलिए खैर, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स वो होते हैं जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, अगर वो आउटर मोस्ट सेल में आ जाए, तो वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सेल में आएगा वो उस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। डी ब्लॉक में आ रहा है डी का हो जाएगा, पी में आ रहा है तो पी में आ जाएगा, एफ है तो एफ में आ जाएगा। ये कहानी हमें समझनी है। इससे पहले जो मुझे और समझाना है उसको भी मैं आपको बता देता हूं। क्या समझाना है जरा ध्यान में रखिएगा कि अगर मैं डी ब्लॉक के एलिमेंट की बात करता हूं, या उससे पहले मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेता हूं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मुझे पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल्स में भरे जाते हैं। तो जनरली जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एस ऑर्बिटल में होगा, या तो मैं एस ऑर्बिटल में भरूंगा। ये सब कहानी आप जानते हैं, बस एक क्विक रिकैप के लिए सारी चीजें बता रहा हूं, जस्ट आपका एक रिवीजन हो जाए, क्विक थ्रो रिवीजन हमारा जल्दी से हो जाए। एस ऑर्बिटल होता है, आप जानते हैं एस ऑर्बिटल स्पेरिकल इन नेचर होता है, स्पेरिकल सिमेट्रिकल होता है। ये अभी मुझे पढ़ाने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि अभी डी ब्लॉक जब आप पढ़ेंगे, डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं जिसमें 3 बिटवीन द एक्सिस होते हैं, 2 ऑन द एक्सिस होते हैं। उसी के बेसिस पर हम समझेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को, सीएफएससी को, ठीक है ना। और ऐसे ही जब आगे हम पढ़ेंगे बहुत सारी थ्योरीज जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रांस इफेक्ट, तो ट्रांस इफेक्ट में भी ये डी ब्लॉक का जो बिटवीन द एक्सिस और ऑन द एक्सिस वाला करेक्टर है, इसके बेसिस पे हमें ट्रांस इफेक्ट समझ में आएगा। तो इसीलिए मैं जस्ट एक बार क्विक रिवीजन इसका चाहता हूं। तो एस ऑर्बिटल होता है स्पेरिकल सिमेट्रिकल, एस ऑर्बिटल इज स्पेरिकल सिमेट्रिकल। स्पेरिकल का मतलब बच्चों गोल। स्पेयर कैसा होता है? एक 3 डायमेंशन, जैसे बॉल 3 डायमेंशनल होती है, तो स्पेयर 3 डायमेंशन होता है जिसमें एक्स एक्सिस भी होगी, वाई एक्सिस भी होगी, और स्क्रीन से बाहर आती हुई जेड एक्सिस भी होगी। तो एस ऑर्बिटल स्पेरिकल सिमेट्रिकल होता है। एस का केवल एक ऑर्बिटल होता है, ठीक है। एस के एक ऑर्बिटल में ऑब्वियस बात है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं विद द अपोजिट स्पिन। अब ये भी ध्यान रखना, क्योंकि स्पेक्ट्रा भी पढ़ना है, तो जरा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग करता है। हमने जनरली पढ़ा था अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे है और वो पार्टिकल चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे आपको पता है माइनस चार्ज है, तो अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे है, जनरली रेस्ट पे उस पर चार्ज है, तो उसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, ईएफ, विद्युत क्षेत्र रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके पास रहेगी। अगर वही इलेक्ट्रॉन स्पिन करता करता मोशन में आ जाए, गति में आ जाए, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा, विद्युत क्षेत्र तो होगा ही होगा, साथ के साथ चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड भी होना शुरू हो जाएगा। दैट मींस इलेक्ट्रॉन खुद भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की तरह भी बिहेव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पोल्स की तरह भी बिहेव करेगा, ध्रुव की तरह भी बिहेव करेगा। जैसे आप जानते हैं अगर इलेक्ट्रॉन है, इसका हेड पार्ट है, यदि मैं इसको नॉर्थ पोल मान लूं तो आप जानेंगे इसका टेल पार्ट जो है इसका साउथ पोल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी एक मैग्नेट, चुंबक की तरह वो काम करेगा। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है, तो मैंने बताया हेड वाला पार्ट उसका नॉर्थ हो गया,
टेल वाला पार्ट का साउथ हो गया, तो आपको पता है नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करते हैं, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट जो पोल्स हैं, अपोजिट ध्रुव हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए आप जानते हैं एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मुझे अपोजिट स्पिन से रखने पड़ते हैं, और ये जानना जरूरी है और ये हम जानते भी। इसके बाद पी ऑर्बिटल देखूं जल्दी से। पी ऑर्बिटल आप जानते हैं, पी ऑर्बिटल इज डम्बेल। डम्बेल डम्बेल कैसा होता है, कुछ इस तरीके से, ठीक। आपके इसमें क्वांटम मैकेनिक्स है, पर इसलिए डीप में नहीं है, नहीं तो हम ये भी देखते कि पी ऑर्बिटल बनता कैसे है। ये पी ऑर्बिटल बनता कैसे, ऑर्बिटल होते क्या है, ऑर्बिटल 3 विमाओं वाले तरंग फलन होते हैं। दैट मींस ऑर्बिटल आर द 3 डायमेंशनल वेव फंक्शन इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जिसमें इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता अधिक होती है। तो अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ठीक है। अच्छा, एक चीज और जानेंगे, हमने पढ़ा था हमारे पास कुछ क्वांटम संख्याएं होती हैं, कुछ क्वांटम संख्याएं होती हैं, जिसमें सबसे पहले एन होता है, जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, बताता है भाई इलेक्ट्रॉन का घर कौन सा है, पहले घर में रह रहा है, दूसरे में रह रहा है, तीसरे में रह रहा है, चौथे में रह रहा है, एंड सो ऑन। दूसरा एल होता है, जिसको हम एजिमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं, या फिर इसको सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। भाई मुझे नाम तो याद नहीं करने, बस मुझे कंसेप्ट ध्यान रखना है, क्योंकि नाम याद करने वाला टाइम तो चला गया, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे, बट कोई बात नहीं, ध्यान में रख सकते हैं। या सेकेंडरी क्वांटम नंबर कहते हैं। एल की वैल्यू शुरू होती है 0 से, एल की वैल्यू शुरू होती है 0 से, फिर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। 0 होगी तो ऐसा ऑर्बिटल, 1 होगा तो पी डी एफ, ऐसे जी, अगर फ्यूचर में कोई ऑर्बिटल होगा आई जे के एलिमेंट चलता रहेगा, ठीक। इसके अलावा एक और क्वांटम नंबर होता है, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, ये होता है ml, और ये डिपेंड करता है -l से लेकर +l पे, ठीक है जी। ये क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अभी आगे भी देखेंगे, जब हम स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे तो यही सारी चीजें दोबारा से निकल के आ रही होंगी। कैसे निकल के आ रही होंगी, जब स्पेक्ट्रा वाला पोर्शन पढ़ेंगे तब। बस एक हाँ क्विक रिकैप के लिए मैं जल्दी से आपको पढ़ा देता हूं कि हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। चलिए, ml की वैल्यू -l से +l तक चलती है, और लास्ट जो होता है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, जिसकी मैंने अभी चर्चा भी करी, स्पिन क्वांटम संख्या, जिसमें हमने देखा था इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऐसे होती है तो उसको हम +12 मान लेते हैं, और अगर स्पिन ऐसे होती है तो उसको जनरली -12 मान लेते हैं। चलिए वापस से आता हूं जल्दी से पी ब्लॉक पे। अगर मैं पी ब्लॉक की आपसे चर्चा करूं, पी ब्लॉक की चर्चा करूं, तो पी के 3 ऑर्बिटल क्यों बने, तो उसके पीछे का रीजन सिंपल होता है, फॉर्मूला होता है 2l+1। कितने ऑर्बिटल बनेंगे या कितने ml की वैल्यू होगी, उसके लिए फॉर्मूला 2l+1 होता है। पी के लिए हमने देखा, एल की वैल्यू देख लेना, अभी जस्ट आगे भी आपने देखा था। पी के लिए एल की वैल्यू कितनी है, पी के लिए एल की वैल्यू 1 है, देख सकते हैं, पी के लिए एल की वैल्यू 1 है, ये रही। जैसे मैं ये 1 वैल्यू पुट करता हूं यहाँ पे, तो ऑब्वियस बात है 2 × 1 + 1 दैट मींस इट बिकम्स 3, तो मुझे साफ पता चलता है पी के 3 ऑर्बिटल हैं। और जितने ऑर्बिटल होते हैं आपको पता है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 2 ऑर्बिटल में 2l+1, दैट मींस यहाँ पे पी के लिए एल की वैल्यू 1 थी, जैसे मैंने 1 पुट करी 3, तो 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये आपको ऑलरेडी पता है कि एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में आएंगे 6, ऐसे डी में आते हैं टोटल। अच्छा, डी की शेप पहले देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, क्योंकि बहुत 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 जरूरत है डी ऑर्बिटल की शेप जानने की, क्योंकि हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, और उससे समझ में आएगा हमें एनर्जी का कंसेप्ट, जिसके बेसिस पे हम देखेंगे कैसे वीक फील्ड लिगेंड होता है और कैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं डी ऑर्बिटल की शेप, भी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझना। डी ऑर्बिटल, ठीक। डी के लिए फॉर्मूला सेम 2l+1, कितने ऑर्बिटल होंगे, तो डी के लिए एल की वैल्यू देख लीजिए आप, डी के लिए एल की वैल्यू देख लीजिए, 2 होती है, सिंपल, एल की वैल्यू 2 है। जैसे मैं 2 पुट करता हूं तो 2 × 2 + 1 दैट मींस इट बिकम्स 5। डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं। अब जरा यही ध्यान देना है कि डी के 5 ऑर्बिटल कैसे होते हैं, इसी पे सारा फंडा टिका हुआ है। जो आपके शुरू के 4 चैप्टर चलेंगे वो इसी कंसेप्ट के बेसिस पे कहीं ना कहीं चलेंगे, तो ध्यान से इस बात को समझना कि डी ऑर्बिटल की शेप होती है डबल डंबल, डबल डंबल। अब डी के जो 5 ऑर्बिटल होते हैं, इनका कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि फर्स्ट 5 में से 3 और 2 में इसको डिवाइड कर लीजिए। 3 जो होते हैं ये एक्सिस के बीच में होते हैं, बिटवीन द एक्सिस, अक्षांशों के बीच में होते हैं, बिटवीन द एक्सिस। ये कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, तो चलिए इनको बना लेते हैं जल्दी से। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, लेट अस से इट इज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ऐसे ही एक और बना लेता हूं, क्योंकि 3 ऑर्बिटल बनाने हैं। ये मान लेता हूं वाई और ये मान लेता हूं जेड, ऐसे एक और बना देता हूं।
ये मान लेता हूं जेड और ये मान लेता हूं एक्स। अब इनके एक्सिस के बीच में ऑर्बिटल होने चाहिए, दैट मींस ये फूल जो बना रहा हूं ये एक्सिस के बीच में होने चाहिए। अब ये फूल को क्या बोला जाता है, ये सेंटर जहां पे ओरिजिन है, जरा ध्यान दीजिए, ये सेंटर जहां पे ओरिजिन है, जहां पे लोब्स चारों के चारों मिल रहे हैं, इससे ये जो एक फूल बना रहा हूं, एक पंखड़ी सी जो मैं बना रहा हूं, इसको हम पहली बात लोब्स कहते हैं। क्लियर पता होना चाहिए व्हाट इज द लोब्स। तो लोब्स ये होते हैं, ठीक। अब डी ऑर्बिटल में देखो, पी ऑर्बिटल के लिए अगर मैं देखूं, पी ऑर्बिटल के लिए मैंने देखा कि एक लोब मेरा प्लस था तो दूसरा लोब माइनस है। एक चीज और ध्यान करना, कंसेप्ट ऑलरेडी बता चुका हूं, अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले भी कहानी बोली थी और इसको लिख भी देता हूं ताकि कंसेप्ट 100% क्लियर रहे। वो कहानी ये है कि ऑर्बिटल क्या होते हैं। ऑर्बिटल को ऑर्बिटल ही कहा जाता है, हिंदी चाहे इंग्लिश। तो ये 3 डायमेंशन के वेव फंक्शन होते हैं, 3 बीमाओं वाले वेव फंक्शन होते हैं, वेव फंक्शन होते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। और कितनी होती है, लगभग लगभग 1। वैसे कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन वहां 90 से 95% पाया जाता है। क्यों, क्योंकि ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रॉन वहां से लॉस्ट भी हो सकता है, इसलिए ऑब्वियस बात है कहते हैं जनरली 90 से 95% हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो ऑर्बिटल क्या है, 3 डायमेंशन के वेव फंक्शन है। तो जो आप ये ऑर्बिटल्स यहाँ बना के देख रहे हो, ये ऐसा नहीं कि किसी के मन में आया कि हाँ भाई 4 फूल देखे और 4 पंखड़े बना दी, डी ऑर्बिटल बन गया। नहीं, ये सभी वेव फंक्शन है। और जनरली जो क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन होता है, पढ़ेंगे इस साल फिजिकल में, इतना तो है कि जो वेव फंक्शन होता है वो साई होता है। और साई जो है कहीं ना कहीं सबसे सिंपलेस्ट जो साई होता है वो ए साइन थीटा होता है, जहां से हमने स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को बीएससी फर्स्ट ईयर में सॉल्व भी किया था। और इस साल भी स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन इससे भी प्रूफ करेंगे। और जनरली हम वहां पे क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने के लिए जो उसके टूल्स हैं, जिसको हम ऑपरेटर कहते हैं, उनसे भी इसको सॉल्व करेंगे। तो इतना तो क्लियर होना चाहिए कि ऑर्बिटल की सबसे सिंपल डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रॉन का घर है, इलेक्ट्रॉन वहां पाया जाता है। बट कैसा घर है, कि वो वेव का घर है, वो वेव के फंक्शनों का घर है, जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिक हो। तो ऑर्बिटल क्या है, 3 डायमेंशन वाले वेव फंक्शन है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये एसपीडीएफ ऑर्बिटल पढ़ रहे हैं। तो हमने देखा जब एक पोलैरिक ग्राफ होता है, पोलैरिक ग्राफ में जब इन ऑर्बिटल इन फंक्शन को सॉल्व करा गया, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, फिर 90 की वैल्यू 1। तो आप देखेंगे जब साइन का ग्राफ बनाता हूं, जो कि जनरली मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट ने बनाया होगा, अगर बायो वालों ने नहीं बनाया तो देख लीजिए, साइन 0 की 0 वैल्यू होती है 1 की मैक्सिमम, फिर 180 0, फिर 270 -1, फिर 360, फिर इस तरीके से ये वेव चल रही है। तो ये जो वेव होती है ये आपकी साइन वेव होती है। जो मैंने y बराबर a साइन थीटा लिखा था, ये आपकी साइन वेव है, ठीक है ना। तो इस तरीके से वेव चलती हैं और इन्हीं वेव को जोड़ तोड़ के, जैसे ये साई है, जरूरी नहीं है साइन का फंक्शन हो सकता है a साइन कॉस थीटा का फंक्शन हो। तो साइन और कॉस दोनों को एक साथ लेके चलना है। तो जो उससे वेव बनेगी वो पोलैरोग्राफ पे बनती है। और जनरली पोलैरि जो ग्राफ है इसमें 3 डायमेंशन वेव्स भी बनाई जाती हैं। तो 3 डायमेंशन वेव्स को जब बनाया गया उस पेपर पे तो देखा गया डी ऑर्बिटल की शेप जो है डबल डंबल है। तो ऑर्बिटल क्या है, 3 डायमेंशनल वेव फंक्शन है। ये वेव के सभी फंक्शंस निकल के आए, जिसमें डी ऑर्बिटल के 5 ऑर्बिटल होते हैं। चेक करा गया कि डी कैसे 5 जो है ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिसमें से 3 बिटवीन द एक्सिस होंगे, अक्षांशों के बीच में होंगे। तो देख सकते हैं ये एक्स और वाई एक्सिस के बीच में है, तो इस ऑर्बिटल का नाम डी एक्स वाई होता है, इट इज डी एक्स वाई। अब डी ऑर्बिटल के लिए ध्यान रखना है कि अगर ये वेव है तो इस पे मैं प्लस जो लिख रहा हूं, ये प्लस लिख रहा हूं और ये माइनस लिख रहा हूं, ये चार्ज नहीं है। देखो चार्ज आवेश जब आता है जब कोई इलेक्ट्रॉन देता या लेता है, बट यहाँ पे ये ऑर्बिटल जो वेव है, इस वेव के फेज हैं। आप जानते हैं वेव अगर ऊपर की तरफ होगी तो उसका प्लस फेज होता है, इस वाले क्वाड्रेंट में वो वेव प्लस होती है और नीचे वाले क्वाड्रेंट में वो माइनस होती है। सेम ऊपर प्लस होगी नीचे माइनस होगी। तो ये वेव के फेज दिखा रहे हो, चार्ज नहीं दिखा रहे हो। क्योंकि चार्ज जब आता है, जैसे कोई मेटल है, धातु है, जब वो अपने बाहरी कक्ष से, आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन देता है तो आपने देखा इस पे प्लस चार्ज आता है। यदि कोई नॉन मेटल है, अगर वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो ऑब्वियस बात है बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर माइनस चार्ज आएगा। चार्ज जब आता है जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है, बट दीज आर नॉट द चार्जेस, दीज आर द वेव फंक्शंस। क्लियरली दिमाग में रख लीजिए, ये चार्ज नहीं है, ये वेव के फंक्शन है और वेव फंक्शन के जनरली फेजेस हैं, ठीक। तो ऐसे दूसरा जो ऑर्बिटल है आप बना सकते हैं इसको, ये वाई और जेड एक्सिस के बीच में आएगा। तो इसके ध्यान रखना डी ऑर्बिटल में जो अपोजिट फेज, अपोजिट लोब होते हैं, अपोजिट का मतलब ये और इसका जस्ट अपोजिट ये, तो जो अपोजिट लोब्स हैं ये सेम फेज के होते हैं। जैसे पी ऑर्बिटल में हमने देखा, ये पी ऑर्बिटल में देखा जो इसके अपोजिट लोब हैं ये अपोजिट फेज के हैं। और डी ऑर्बिटल के लिए ध्यान रखना जो अपोजिट लोब हैं वो सेम फेज के होंगे। तो सिमिलरली यहां माइनस तो यहां माइनस, ऐसे डी वाई जेड है, इस पे ये प्लस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे माइनस। तो ध्यान रखना डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं जिनकी शेप डबल डंबल होती है, जिसमें से 3 बिटवीन द एक्सिस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। और बचे हुए 2 ऑन द एक्सिस होते हैं। 3 हो गए बिटवीन द एक्सिस, बचे हुए 2 ऑन द एक्सिस। बनाते हैं ऑन द एक्सिस वालों को भी जल्दी से। तो बचे हुए 2 जो हैं ये होते हैं ऑन द एक्सिस, अक्षांशों पर,
ऑन द एक्सिस, ये अक्षांशों पे होते हैं। चलिए ऑन द एक्सिस वाले इन शेप को भी बना लेते हैं जल्दी से। इसमें होता है एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो बनाते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को। इस पे प्लस फेज है, ये भी प्लस है, मैंने बताया अपोजिट जो लोब्स हैं वो सेम फेज के होंगे, ये माइनस है, माइनस है। तो ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, तो इस वाले ऑर्बिटल का नाम होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आप देख सकते हो ये अक्षांश के ऊपर है, एक लोब इसका एक्स एक्सिस पे है और एक लोब इसका वाई एक्सिस पे है। सिमिलरली जो लास्ट बचा वो डी जेड स्क्वायर है, तो ये जेड एक्सिस है, इसका प्लस फेज, ये प्लस फेज, बाकी इसके जो लोब्स हैं वो छोटे छोटे होते हैं ऐसे, जिसमें ये वाला एक्स हो गया, ये वाला वाई हो गया, तो ये भी माइनस होगा, ये माइनस है तो ये भी माइनस होगा, और ये कौन सा होता है डी जेड स्क्वायर। तो ध्यान रखना, ये आपको ध्यान में रखना है, इसी से समझ में आएगा कि कैसे सीएफएससी होती है, इससे हमें समझ में आएगा किस बेसिस पे मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड को बांटता हूं। तो रटना नहीं इस साल समझने वाला पोर्शन है। मैंने कहा था पिछले साल सेकंड ईयर में रट लीजिए, थर्ड ईयर में समझेंगे। तो टाइम आ गया अब इन चीजों को समझने का कि कैसे कोई लिगेंड को मैं वीक फील्ड क्लासीफाई करता हूं और कैसे कोई लिगेंड को मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड क्लासीफाई करता हूं। तो पहले मुझे जानना है शेप ऑफ द ऑर्बिटल क्या है। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, एक ही स्पेयर होता है जिसपे या तो प्लस फेज होगा या फिर माइनस फेज होगा, एक ही फेज बनाना है। पी ऑर्बिटल में जो कि डंबल होता है उसमें दो फेज होते हैं, एक फेज प्लस एक फेज माइनस, ठीक। इसके बाद डी ऑर्बिटल डबल डंबल होता है, चार लोब्स होते हैं, तो अपोजिट लोब सेम फेज के होते हैं, तो अगर एक पे प्लस बनाया दूसरे पे प्लस बनाना पड़ेगा, माइनस बनाया तो अपोजिट वाले पे भी माइनस बनाना पड़ेगा। डी की शेप डबल डंबल है, डबल डंबल में 5 ऑर्बिटल हैं जिसमें से 3 बिटवीन द एक्सिस हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, और जो बचे हुए 2 हैं वो ऑन द एक्सिस हैं जो कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर है। इतनी चीजें मुझे जाननी है, और ये भी समझना है कि डी के 5 ऑर्बिटल हैं और इस 5 ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 5 में 10 आ जाएंगे। ऐसी बच्चों एफ ऑर्बिटल की जो शेप होती है जनरली आपको वो नहीं पढ़नी है, ना ही वो आपके सिलेबस में है, बट जो एफ ऑर्बिटल की शेप होती है इट इज द रोसेट इन शेप। बस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसकी शेप को ताकि क्लियर रहे दिमाग में, इन फ्यूचर कहीं भी आपको अगर पढ़ने को मिले तो ध्यान रखना। एफ ऑर्बिटल जो होता है इट इज रोसेट इन शेप, रोसेट, ये एसेंस आने वाली किताब आती है उसमें शेप का नाम दिया गया है। इसके अलावा बाकी जैसे पी ऑर्बिटल ओनली डंबल था, डी ऑर्बिटल डबल डंबल था, तो इसी के बेसिस पे कह देते हैं कि एफ ऑर्बिटल जो है वो ट्रिपली डंबल है, ट्रिपली डंबल है, ठीक है ना। इस तरीके से इसको कह देते हैं। जैसे मैं अगर आपके सामने एफ एक्स वाई जेड एक ऑर्बिटल बनाने की कोशिश करता हूं, तो आप क्या करिए, एक क्यूब बना लीजिए, ये एक क्यूब बना लीजिए, मैं बना देता हूं आपके सामने। ये क्यूब में मैं बिल्कुल सेंटर पे हूं, बिल्कुल सेंटर पे खड़ा हूं, इस सेंटर से एक लोब इधर जोड़ देता हूं, एक लोब जस्ट ये पीछे की साइड, एक ये फ्रंट पे बॉटम, एक ये बैक का अप, एक इधर और एक इधर। जब मैं इनको जोड़ता हूं तो एक को एक्स एक्सिस मान लेता हूं, एक को वाई मान लेता हूं और एक को जेड मान लेता हूं, तो ये बन गया क्यूब का जनरली एफ का एक्स वाई जेड ऑर्बिटल, ठीक है। इसी तरीके से एफ के 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, आपने फॉर्मूला देखा था 2l+1, एफ के लिए एल की वैल्यू 3 होती है, 3 × 2 + 1 6, और इलेक्ट्रॉन कितना आएंगे 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये चीजें आपको जनरली ध्यान में रखनी है, ठीक। अब इसके अलावा जो हमें ध्यान में रखना है वो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि हम जानना चाह रहे थे, तो जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने के लिए हमें ये समझना है कि हालांकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे पड़ा है, आप उसको देख सकते हैं, बट एक बार जल्दी से मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्विक रिकैप कराता हूं, और आपको आता भी होगा, बट एक बार क्विक रिकैप जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था एनर्जी का ये बढ़ता हुआ क्रम होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी होता है, ठीक। जिसमें आप जानते हैं ये अगर न्यूक्लियस है, नाभिक है, तो नाभिक से पहली सेल हो गई, ये दूसरी सेल हो गई, ये न्यूक्लियस से थर्ड सेल हो गई, ये न्यूक्लियस से फोर्थ सेल हो गई, ठीक है। तो न्यूक्लियस है, इस पे सबसे पहले के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, तो आपके पास 4 सेल है, के एल एम एन, 4 सेल है, जिसमें हमने जाना था बोर का एक फॉर्मूला होता है 2n², जहां पे n की वैल्यू, n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू 1 2 3 4 इस तरीके से चलती है। अगर k सेल है जिसको हम 1 को k सेल बोलते हैं, तो n की वैल्यू मुझे 1 पुट करनी पड़ेगी इस फॉर्मूले में। जैसे मैं यहाँ 1 पुट करूंगा, n बराबर 1 पुट करूंगा, तो मुझे क्लियर आइडिया मिलेगा कि जैसे मैं 1 का स्क्वायर करूंगा इंटू 2 करूंगा तो 2 आ जाएगा, जो कि डेट मीन्स पहली सेल में k सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये मुझे पता चल जाएगा। डेट मीन्स 2n² इज द फॉर्मूला गिवन फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए फॉर्मूला शुरुआत में दिया गया था, ठीक।
जब हमें ऑर्बिटल्स के बारे में जनरली नहीं पता था। इसके अलावा जब सेकंड सेल रखता हूं तो आप जानेंगे ये एम सेल है, एन की वैल्यू 2 रखूंगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 जा 8, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। सिमिलरली आप थर्ड सेल एन सेल में जानते हैं, एन की वैल्यू में 3 पुट करूंगा और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 2 जा 18 इलेक्ट्रॉन आपको पुट करने होंगे। सिमिलरली 4 वैल्यू पुट करूंगा, 4 का स्क्वायर 16 है, 16 2 जा 32, आपको 32 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल करने होंगे। इतनी कहानी को आप जानते हैं, ये बचपन की कहानी है जो आप जानते हैं। इसके अलावा अगर मैं एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में इस चीज को लगाता हुआ फिरूं तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे सबसे नीचे न्यूक्लियस है, मेरा नाभिक, जहाँ पे न्यूक्लियस में आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो लेटस से मैं पहले मान के चलता हूँ ये पहली इसकी सेल है, पहली कक्षा है इसकी, ठीक, जिसको हम के सेल भी कह रहे हैं। हम फॉर्मूला जानते हैं 2n स्क्वायर का, ठीक। जैसे ही मैं n बराबर 1 पुट करता हूं तो मुझे पता है मुझे 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं और मुझे पता है 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए s ऑर्बिटल काफी है, इसलिए पहली सेल में केवल s ऑर्बिटल होता है। क्योंकि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसलिए पहली सेल में केवल s ऑर्बिटल ही होता है। मुझे फर्स्ट सेल के p d f की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि फर्स्ट सेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट सेल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन भरने हैं। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन, जब मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूं 2n स्क्वायर में, तो मेरी वैल्यू निकल के आती है 2। तो n की वैल्यू अगर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अगर 2 है, 2 ही इलेक्ट्रॉन भरने, तो 2 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए s ऑर्बिटल काफी है, इसलिए फर्स्ट सेल का मुझे pdf की जरूरत नहीं पड़ती है। ध्यान रखना। ये कौन आ रहे हैं भाई लेट? चलिए अब इसके बाद जैसे ही मैं n की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो ये l सेल होती है और यहाँ पे जल्दी से ये वैल्यू रखता हूं तो देखता हूं जैसी वैल्यू मैं 2 रखूंगा तो मुझे पता चलेगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 2 जा 8, 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। और मुझे पता है अगर 8 इलेक्ट्रॉन मुझे फिल करना है तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे मुझे एक s का ऑर्बिटल चाहिए होगा, दैट मींस 2 का s, और मुझे 2 का p चाहिए होगा क्योंकि मुझे पता है s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और p में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 6 और 2 8 होता है, इसलिए मुझे क्लियर आइडिया मिलता है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि भाई सेकंड सेल में केवल s और p की जरूरत है, d और f की जरूरत नहीं है। पर जैसे ही मैं थर्ड सेल में जाता हूं मुझे क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि जैसे ही मैं n की वैल्यू 3 पुट करूंगा, वी हैव टू पुट n इक्वल टू 3, तो मेरी m सेल आ जाती है, m सेल आ जाती है। और m सेल आ गई तो 3 का स्क्वायर 9, 2 जा 18, 18 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं और 18 इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए मुझे 3 के s की जरूरत भी पड़ेगी, 3 के p की जरूरत भी पड़ेगी और 3 के d की जरूरत भी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, बाकी आप खुद ही फिल करके देख लीजिएगा, मैं बस डायरेक्टली बोलता हूँ। s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, p में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, d में 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 18 फिल हो जाएंगे। तो मुझे बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि मैं यहाँ पे f ऑर्बिटल लूं, इसलिए 3 का f ऑर्बिटल नहीं होता है। ध्यान में रखना, ये सब एक क्विक रिवीजन है आपका, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट ईयर निकालना सिखा चुका हूँ, भूल ना गए हो, इसलिए एक बार बस क्विक रिवीजन के लिए सारी चीजें बता रहा हूँ। ठीक, फिर ऐसे ही फोर्थ सेल में आया, मुझे 32 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो मुझे फोर्थ सेल का 4s भी चाहिए होगा, फोर्थ सेल का मुझे p भी चाहिए होगा, फोर्थ सेल का मुझे p भी चाहिए होगा, फोर्थ सेल का मुझे d भी चाहिए होगा और फोर्थ सेल का मुझे f भी चाहिए होगा, क्योंकि मुझे 32 इलेक्ट्रॉन पूरे फिल करने हैं। आप इसको बना लीजिए 7, ठीक, 4f। तो आप देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरूंगा, 3 यहाँ 6 यहाँ भरूंगा, 10 यहाँ भरूंगा और 14 यहाँ भरूंगा। टोटल 32 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट करने के लिए मुझे 4 का s p d f चारों ही चाहिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब जल्दी से देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये जरूरी है निकालना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे ही पहली बात तो हम स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। जब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं पता होगा तो कैसे हम किसी का स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि उसके लिए सबसे पहले हमें एटॉमिक नंबर ही चाहिए होता है और फिर इसके अलावा हम EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे, इसके अलावा हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल निकालेंगे। तो इन सब को निकालने के लिए मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए याद करिए, फंडा आपको बताया था कि आपको याद करना है सबसे पहले स्कूल एंड स्कूल, दैट मींस s एंड s ऑर्बिटल, फिर उसके बाद p s और p s जो रिपीट होगा 2 बार रिपीट होगा, ध्यान में रखना। फिर उसके बाद d p s एंड फर्दर d p s और फिर उसके बाद फर्दर f d p s और f d p s, ध्यान में रखना। ठीक है, ये क्या कहानी है, जो रिपीट हो रहा है 2 बार हो रहा है, s s 2 बार ही रिपीट हुआ, p s 2 बार ही रिपीट हुआ, d p s 2 बार रिपीट हुआ, f d p s 2 ही बार रिपीट हुआ। ध्यान में रखनी है सारी कहानी, इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने में आसानी होगी। बाकी आपने अब बाउ का रूल तो देखा ही था, किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे।
चलिए आगे कहानी को समझते हैं। सबसे पहला एस ऑर्बिटल आता है फर्स्ट सेल का, तो ये 1s होगा। अगला एस किसका आएगा, 2 का आएगा। सबसे पहला पी किसका आया था, 1 के पी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरने थे, 2 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए एस ऑर्बिटल काफी था। तो पहला पी ऑर्बिटल सेकंड सेल का आता है। फिर 2 का एस हो गया, अगला 3 का, 2 का पी हो गया, अगला 3, फिर ये 4s होगा। फिर पहला डी, याद करिए 1 का डी नहीं था, सेकंड में भी डी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सेकंड में भी मुझे 8 इलेक्ट्रॉन भरने थे। 8 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए एस और पी ऑर्बिटल काफी होते हैं, डी की जरूरत नहीं है। तो पहला डी मुझे थर्ड सेल में मिलता है, क्योंकि थर्ड सेल में मुझे 18 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो एस में 2, पी में 6, डी में 10, तो पहला डी थर्ड सेल का होगा। 4p हो गया, ये 4p हो गया, ये 5s हो गया, 3d हो गया, अगला डी 4d, ये 4p हो चुका है, 5p, ये 6s। याद करिए पहला एफ हमने ना फर्स्ट में देखा, ना सेकंड में देखा, ना थर्ड में। फोर्थ सेल में मुझे एफ ऑर्बिटल की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि फोर्थ सेल में मुझे 32 इलेक्ट्रॉन भरने थे। इसके बाद आया डी, तो 4 का डी हो गया, अगला डी 5 है, यहाँ 6p चाहिए होगा, यहाँ 7s चाहिए होगा, 4f, तो अगला 5 का होगा, 5d हो चुका है, 6d होगा, ये 7p होगा, और ये 8s होगा। तो सिंपल सा है, आपको पता है। जैसे मान लीजिए मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, कैडमियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 48, कैडमियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 48, तो उसमें 48 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो एक चीज और ध्यान में रखना कि जिसका एटॉमिक नंबर जितना होता है, जिसका जितना परमाणु क्रमांक होगा, उसमें उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। तो मुझे कभी भी प्रोटॉन नहीं भरने होते, इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं। मान लीजिए यही कैडमियम जिसका एटॉमिक नंबर 48 है, तो उसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 48 है, तो उसके पास 48 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और 48 ही प्रोटॉन होंगे। दैट मीन्स जिसका जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही वहां पे इलेक्ट्रॉन भरने रहे होंगे। अब मान लीजिए सीडी है, सीडी आउटर मोस्ट सेल से बाहरी कक्ष से 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये CD2+ बन जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन देने का मतलब इसके पास 48 इलेक्ट्रॉन थे, 2 दे दिए, अब 46 बचे। तो डेट मींस आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, इन बचे हुए 46 इलेक्ट्रॉन का करना है। ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो अगर मुझे 48 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो ऑब्वियस बात है मैं जानता हूं कि मुझे एस में भरने हैं 2, मुझे एस में भरने हैं 2, अगले एस में भी 2 भरने होंगे। पी में मैक्सिमम 6 भर सकता हूँ, अगले एस में 2, पी में 6, फिर आया 4s, इसमें भी 2, फिर आया 3d 10, इसमें भी इसमें भरूंगा 10, पी में 6, यहाँ एस में 2, और यहाँ बचा 4d 10, इसमें 10 आ जाएंगे। देख लेना, गिन लेना, यहाँ तक आपके टोटल 48 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके होंगे। ध्यान रखना, इस मेथड से कभी भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे कभी भी गलत नहीं आएगा। बस शर्त ये है, याद करिए शर्त क्या थी, शर्त ये थी कि जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला है, इसको सेल के बढ़ते हुए क्रम में जरूर लिखना है। और देखो, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेथड से मुझे ये भी पता चला कि यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है डी सब सेल में आ रहा है, इसलिए डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो शुरुआत क्लास की जिस टॉपिक से शुरू करी थी कि डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट वो होते हैं जब मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यदि डी सब सेल में आ जाए या डी ब्लॉक में आ जाए, तो उसको मैं डी ब्लॉक का एलिमेंट कहूंगा। मान लीजिए अगर मैं किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिलिंग करने के बाद मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आ गया, तो एस ब्लॉक का एलिमेंट कहलाया जाएगा। पी में आ गया पी ब्लॉक का, डी में आ गया डी का, और एफ में आ गया तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट कहलाया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करने के बाद, जब मैं चेक करता हूं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में आएगा वो उसी सब सेल का या उसी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाया जाएगा। यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में आया, इसलिए कैडमियम जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और डी ब्लॉक में भी D10 में है, तो डेट मींस ग्रुप नंबर 12 में आ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए एस वाला जो आपकी पीरियोडिक टेबल होती है, आवर्त सारणी होती है, उसमें सबसे पहले यहाँ पे आपके पास एस ब्लॉक होता है, जिसमें एस के 2 ब्लॉक होते हैं। इस वाले को ग्रुप 1, इस वाले को ग्रुप 2 कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपके डी ब्लॉक आते हैं, जिसमें 3D 4D 5D और थोड़ा सा 6D भी आता है। इसके बाद लास्ट में आपके पी ब्लॉक आते हैं, जिसमें पी के ऐसे 6 ब्लॉक्स आपको दिखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद डी में भी ऐसे आपको डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो इसलिए यहाँ पे डी के ऐसे 10 आपको ग्रुप दिखते हैं। तो ये हो गया 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो ऑब्वियस बात है D10 कहाँ आएगा, D10 12 वाले में आएगा। तो ऑब्वियस बात है आपसे ये भी पूछा जाएगा कि कौन से ग्रुप का है, तो ऑब्वियस बात है आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फंडा ये था जो आपको समझना जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आप एक छोटा सा फंडा ले लीजिए, क्योंकि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपने बीएससी सेकंड ईयर में भी पढ़ा था। तो लेट अस से मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, FeCN क्यों हमें जरूरत पड़ी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे FeCN6 है, इस पे है 4-। तो सबसे पहले देखो बच्चों, जो नए बच्चे हैं वो इस चीज से बिल्कुल ना घबराएं कि ये क्या पढ़ रहे हैं। ये तो बस अभी ये बताना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज कहाँ है आपको,
क्यों मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा रहा हूं, जो आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। तो इस पे कंफ्यूज मत होना कि आज ये हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, ये सब आगे पढ़ने जा रहे हैं, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रोल है। और बाकी सेकंड ईयर में ये चीजें पढ़ चुके हैं, तो जस्ट मैं वहां पे आपको क्लियर करा रहा हूं कि किस तरीके से आपने वहां पढ़ा था। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम निकालते हैं, सबसे पहले हम एटम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं। Fe की निकालनी है तो x मान लेता हूं, प्लस Cn है 6, एक Cn पे -1 चार्ज होता है, इक्वल टू में ओवरऑल चार्ज जो कि +4 दिख रहा है। तो यहाँ से x बराबर +2 ऑक्सीजन स्टेट में आ गया। तो मुझे यहाँ से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए मैं एटॉमिक नंबर लिखता हूँ, जो कि आयरन का 26 होता है। +2 ऑक्सीजन स्टेट है तो ऑक्सीजन स्टेट माइनस कर देता हूँ, अगर प्लस में है तो माइनस करता हूँ, +6 इंटू एक Cn पे 2 माइनस चार्ज होता है, और एक माइनस चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ये कंसेप्ट भी धीरे धीरे क्लियर कराता रहूंगा, बट फिलहाल आप इतना समझ लीजिए माइनस चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। तो डेट मीन्स यहाँ पे 24 + 12, डेट मीन्स ये 36 के बराबर आ गया। और आपने देखा था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में कि अगर टोटल इलेक्ट्रॉन का काउंट, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन को गिन रहा हूं और वो 36 के बराबर आ जाए, डेट मीन्स नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बराबर आ जाए। और आपको पता है नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर 36 है तो क्रिप्टन होगी, 54 है, 54 है तो जीनोन होगी, और Rn जो कि रेडॉन है 86 पे होगा। तो डेट मीन्स किसी का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर आ जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नोबल गैस के बराबर आ जाए, तो ऑब्वियस बात है वो चीज स्टेबल होगा, वो कंपाउंड स्टेबल होगा। ये हमने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में पढ़ा था लास्ट ईयर। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इतना इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब भी कह रहा हूं आपको एक तो क्लियर ध्यान में रखना है डी ब्लॉक की शेप ऑफ द डी ब्लॉक, ये क्लियर ध्यान में रखना है कि डी के जो है 5 ऑर्बिटल होते हैं, 3 बिटवीन द एक्सिस, ध्यान में रखना है। इसी के बेसिस पे हम समझेंगे CFSC, क्रिस्टल फ्री स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है क्लियरली 100% कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आता है तो आपको कोई भी इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं सताएगा। हम शेप पढ़ेंगे, शेप पढ़ने के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल उसके लिए भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है। और कई बार ऐसे बहुत हल्वे हल्वे क्वेश्चन आते हैं, क्या आएगा आपके पास Cu2+ है, बताओ ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे बहुत ही हल्वे हल्वे से क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो अभी जैसे जैसे हम चैप्टर पे प्रोग्रेस करेंगे, तो हम देखेंगे एक ही क्वेश्चन दूंगा, जैसे भी मैंने यहां दिया ना FeCN6 और इस पे दे दिया 4-, तो एक ही क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और इसी क्वेश्चन पे एटलीस्ट हम 20 से 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। 20 से 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये मान के चलिए एग्जाम में उस 20-25 क्वेश्चन में से 20 तो 15 से 20 तो मतलब मिनिमम कह रहा हूं कि अगर पेपर थोड़ा सा टफ लेवल का आ गया तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछता, तो मिनिमम 15 मैक्सिमम 20 क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल वही क्वेश्चन के टोटल वही 15-20 क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे एग्जाम में। तो बस कोशिश करिए पढ़ने की, अच्छे से मेहनत करिए। देखिए थर्ड ईयर पैंडेमिक का टाइम है, सभी का पुअर टाइम चल रहा है, बट मैं अब भी कह रहा हूँ कि मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब हम कहते रहते हैं बच्चों से कि बच्चों पढ़ लो, इस वक्त मेहनत कर लो, तो ये चीज थर्ड ईयर की केमिस्ट्री ऐसे थर्ड ईयर में खत्म करो, इन फ्यूचर से दोबारा से पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ये ध्यान रखना। क्योंकि आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मल्टीटास्किंग उन्हें पीपल चाहिए होते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आप देखेंगे सब्जेक्ट को एलोबरेट करते हुए चल रहे हैं, सब्जेक्ट की एनालिसिस को ज्यादा से ज्यादा पूछने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही चीज इसलिए बच्चे वापस आ रहे हैं कि भैया हमें केमिस्ट्री दोबारा से पढ़ा दो। तो भाई अब मैं पर्टिकुलर तो एक एक सब्जेक्ट की एक एक टॉपिक के लिए केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता। तो यही चीज आपको समझा रहा हूँ कि फ्यूचर में इन चीजों की दिक्कतें ना पड़े, इसीलिए पर्टिकुलरली आप अभी से मेहनत करें। जो टॉपिक जिस ईयर का है उसे उस ईयर में खत्म करके भाई खत्म करो ना, बाकी फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ेगी तो रिवीजन कर लेना। ठीक, चलिए तो अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं कहानियों को जो आपकी बुक में बात करी है। सबसे पहले मैंने आपसे पूछा डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं, व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोस जिसमें जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी ब्लॉक में आ जाए या डी सबसेल में आ जाए, नॉट डी ब्लॉक, इट इज डी सबसेल, ठीक है ना, डी सबसेल में आ जाए तो डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। ठीक, और दूसरा टॉपिक ये पूछा जाता है कि व्हाट आर ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स। तो आपने इनऑर्गेनिक में सेकंड ईयर में पढ़ा कि जो संक्रमण तत्व होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, इसकी बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ी कि ये एलिमेंट वो होते हैं जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आते हैं, जनरली कह सकूं डी ब्लॉक के। बट ये कहानी आधी अधूरी थी क्योंकि हमने ट्रांजिशन एलिमेंट में ये भी जाना था कि जिसका डी सबसेल इनकम्प्लीट होगा, इन एनी फॉर्म का मतलब है कि अगर उसका कोई कंपाउंड भी ऐसा बनता है कि उसका डी सबसेल इनकम्प्लीट रहे, तो उसको भी
ट्रांजिशन एलिमेंट माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। इसको भी अभी जस्ट एक बार क्विक रिवीजन में देखेंगे। म्यूमोनिक्स हमने डी ब्लॉक के लिए पढ़ा था, उसको भी एक बार क्विक रिवीजन में जल्दी से देखेंगे। तो आयरन जिसका एटॉमिक नंबर 26 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 3d6, निकाल के देख लेना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आपको बता चुका हूं। फिर भी कोई डाउट आएगा कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। 3d6 4s2 होता है। तो आप देख रहे हैं डी ब्लॉक में, एक्चुअली डी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? कंप्लीट सेल में 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पर इस पे कितने हैं? केवल 6 इलेक्ट्रॉन है। दैट मींस इसका डी सब सेल, मैं कह सकता हूं कि इसका डी सब सेल इनकम्प्लीट है। और जिसका डी सब सेल इनकम्प्लीट होता है बच्चों, वही आपका ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट TME होता है। तो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट जिसका डी सब सेल इनकम्प्लीट होगा। अब सेम क्वेश्चन अराइज होता है कि कॉपर की बात करी जाए। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाए, आना तो चाहिए 3d9 4s2, बट इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये ना होकर 3d10 4s1 होता है। अब ये 3d10 क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन जैसे इधर जाता है ये कंप्लीट फिर स्टेबल हो जाता है। अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए 3d10 और 4s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कर लेता है। अब जरा इसको देखा जाए तो इसका डी सब सेल तो कंप्लीट लग रहा है, इसका डी सब सेल तो कंप्लीट लग रहा है। और जिसका डी सब सेल कंप्लीट होता है वो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट नहीं होता है, TME नहीं होता है, क्योंकि हमने देखा कि जिसका डी सब सेल इनकम्प्लीट है वही ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट है। तो इसका तो डी सब सेल कंप्लीट है, तो ये ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर अब देखते हैं। कॉपर जनरली सॉल्ट ऐसा भी बनाता है, कॉपर CuCl2 भी बनाता है और कॉपर CuCl भी बनाता है। CuCl2 और CuCl आपने पिछले साल रिएक्शन देखी थी सेकंड ईयर ऑर्गेनिक में, सैंड मेयर रिएक्शन, इसमें भी हमने इसका यूज किया था। सैंड मेयर रिएक्शन, इसमें भी हमने इसका यूज करा था। तो CuCl2 की बात करूं तो यहां पे अगर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालूं, Cu की निकालनी है X, प्लस में है क्लोरीन 2, एक क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, ओवरऑल चार्ज कुछ नहीं है 0, तो दैट मींस X बराबर +2। यहां कॉपर की बात करूं तो यहां X प्लस कितना क्लोरीन है? एक ही है, तो एक पे -1 चार्ज होता है, ओवरऑल चार्ज कुछ नहीं है 0, तो X बराबर ये +1 में हो गया। अगर मैं देखूं कॉपर यहाँ पे +2 ऑक्सीजन स्टेट में है, अगर कॉपर +2 ऑक्सीजन स्टेट में चला गया तो उसका कॉपर जब वो कॉपर था तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1 था। बट जैसे ये +2 ऑक्सीजन स्टेट में जाएगा, Cu2+ बनाएगा, जरा कहानी को समझना कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d9 4s0 हो जाएगा। और अब देखो इसका डी सब सेल यहाँ पे कैसा हो गया? इनकम्प्लीट हो गया। तो ध्यान देना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स अगर उसका कोई ऐसा कंपाउंड भी बन गया और उस कंपाउंड में अगर उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी कंप्लीट ना हो, उसका डी सब सेल कंप्लीट ना हो, तब भी उसको ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट माना जाएगा। तो कॉपर इज ए ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट। काफी बच्चों को यही कंफ्यूजन लास्ट तक रहता है कि कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है कि नहीं। बुकों में तो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट दिया जाता है बट उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है। ध्यान में रखना, इट इज ए ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट। क्यों? क्योंकि जब ये कॉपर +2 वाले सॉल्ट बनाता है तो ध्यान रखना वहां पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d9 हो जाता है, डी सब सेल इनकम्प्लीट है तो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट है। सो व्हाट अबाउट द जिंक? जिंक के बारे में क्या कहेंगे? जिसका एटॉमिक नंबर 30 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 4s2 होता है। अगर जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 4s2 होता है तो इसको देखा जाए, जिंक जनरली सॉल्ट बनाता है ZnCl2, और ZnCl2 वाले सॉल्ट याद करिए, हमने क्लीमेंसन रिडक्शन पढ़ा था तो उसमें जिंक को लेते थे, जिंक एमलगम याद करिए, जिंक मरकरी, और लास्ट में जो साल्ट बनता था वो ZnCl2 बनता था। तो जिंक जनरली +2 ऑक्सीडेशन वाले ही सॉल्ट बनाएगा। अगर +2 ऑक्सीडेशन वाला सॉल्ट बनाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10, और S से 2 इलेक्ट्रॉन चले भी गए तो 4s0, बट अब भी 3d10 इसका कंप्लीट है। और जिसका डी सब सेल कंप्लीट होता है वो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट नहीं होता है। इसीलिए हमने BSc सेकेंड ईयर में कुछ क्वेश्चन के आंसर देखे थे कि वाई जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट। इनको ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट नहीं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सभी +2 ऑक्सीजन स्टेट में होते हैं, जिसकी वजह से इनके डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते ही होते हैं, इसलिए इनको ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट नहीं कहा जाता है। तो ध्यान देना, जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट कंसिडर एज द ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट। क्यों? क्योंकि अपने आयंस में जाने के बाद भी, कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद भी इनके डी में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसलिए इनको ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट नहीं कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन और, क्या जिंक, कैडमियम, मरकरी डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं? यस, दे आर द डी ब्लॉक एलिमेंट। जितने भी एलिमेंट हैं, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के, आपके यूटेरियम से लेकर कैडमियम तक के, आपके लैंथेनम से लेकर मरकरी तक के जितने भी एलिमेंट है सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में आएगा। बट ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट सभी हैं? नो, जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट कंसिडर्ड टू बी एज ट्रांजिशन मेटल एटम। तो ट्रांजिशन मेटल इनको नहीं कहा जाता है। व्हाई? बिकॉज इनका जो डी सब सेल है वो हमेशा कंप्लीट रहता है। ठीक, चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं हमारी सीरीज भी
जिसमें सबसे पहले हमारे पास होती है 3D सीरीज। और याद करिए 3D सीरीज में एलिमेंट जो है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक आते हैं। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है और जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं तो याद करिए, सबसे पहले स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर 21, फिर टाइटेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 22, फिर वैनेडियम 23, फिर क्रोमियम 24, फिर उसके बाद मैंगनीज 25, 24 है 25, फिर उसके बाद Fe आयरन 26, इसके बाद कोबाल्ट 27, फिर उसके बाद निकिल 28। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सिखाया है, सभी का निकाल के आप मुझे सेंड भी करेंगे। फिर कॉपर Cu 29 और 30 जिंक, इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप मुझे निकाल के सेंड भी करेंगे। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट हैं, जिसको फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। इसी को फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, फर्स्ट TME। ठीक, अब इसको याद करने के लिए मिमोनिक्स भी है। स्कू टीवी कार में फैको नहीं क्यों जी, आपके पास अपने होंगे कोई दिक्कत नहीं, बट मेरे पास मेरा मिमोनिक है, किसी को अगर नहीं पता है तो लर्न कर सकता है। स्कू टीवी कार में फैको नहीं क्यों जी। एटॉमिक नंबर 21 पे स्कैंडियम है, 30 पे जिंक है। जनरली इस साल सारा खेल डी ब्लॉक के एलिमेंट का ही है, तो इनको आपको अच्छे से याद रखना है। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, जिसके बेसिस पे हमने देखा कि हमें जनरली सेफ स्ट्रक्चर वगैरह हमने देखा 20 से क्वेश्चन इसी के बेसिस पे हो जाएगा। तो इसके लिए हमें ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर होना चाहिए, इनका एटॉमिक नंबर क्लियर होना चाहिए, इसीलिए मैंने थोड़ा सा जोर इस पे दिया है। ठीक, इसके बाद अगर अगली सीरीज देखें जिसको हम सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं या ट्रांजिशन मेटल एटम की सीरीज कहते हैं, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। तो सेकंड जो ट्रांजिशन मेटल एटम की सीरीज होती है वो शुरू होती है इटीरियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 39, द एटॉमिक नंबर इज 39। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट जिरकोनियम 40, फिर इसके बाद मोलिब्डेनम 41, फिर इसके बाद टेक्नीशियम मैन मेड एलिमेंट है 42, फिर इसके बाद रूहीनियम 43, फिर इसके बाद रोहिडियम 44, फिर इसके बाद पैलेडियम 45। आयरन मैन मूवी देखी होगी, जो पहले जहर होता है उसके बॉडी पे वो पैलेडियम का ही होता है। फिर इसके बाद अर्जेंटियम जो कि आपका सिल्वर है। फिर इसके बाद एक मिनट, कोई एलिमेंट छूट गया है। भैया नोबियम। बीच में एन भी रह गया। यस एन भी रह गया, यस वेरी गुड, एन भी रह गया, बहुत बढ़िया। भैया एमओ से पहले। सॉरी, यस एमओ से पहले एन भी रह गया, सॉरी फॉर डेट। चलिए एन बी 41, फिर इसके बाद मोलिब्डेनम 42, फिर इसके बाद टेक्नीशियम 43, फिर इसके बाद रूहीनियम 44, फिर रोहिडियम 45, फिर पैलेडियम 46, फिर अर्जेंटियम सिल्वर 47, एंड द लास्ट वन इज CD कैडमियम 48। वेरी गुड। ठीक, तो ये हैं आपके एलिमेंट्स जो हैं सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। 4D सीरीज वाले हैं सारे, वो 3D सीरीज थी, ये पूरी 3D सीरीज थी। और ये जो आई है नेक्स्ट, इट इज द 4D सीरीज। ध्यान में रखने हैं, याद करने के लिए निमोनिक्स भी है। यारी जरा निभा मौत तक रू रह पड़े अगर काटे, बट निमोनिक याद नहीं करना है, एटॉमिक नंबर क्लियर होना चाहिए। 39 से 48 तक सारी सेकंड ट्रांजिशन मेटल की सीरीज आती है जो कि 4D सीरीज कहलाई जाती है, जिसमें कैडमियम ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट नहीं होता। इसके अलावा जनरली सारे ही ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आया, नेक्स्ट इज थर्ड ट्रांजिशन मेटल सीरीज। ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स की ये सीरीज है, TME सीरीज। यहाँ पे पता नहीं टच नहीं हो पा रहा, आई थिंक ये ऊपर दूसरा बार है इसलिए, चलिए कोई बात नहीं। ट्रांजिशन मेटल की सीरीज है जिसमें सबसे पहले आता है लैंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर है 57। लैंथेनम से अगला आएगा हॉफनियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 71। इसके बीच में जो सीरीज आती है, याद करिए हमने पिछले साल पढ़ी थी, ये 4F जिसको हम लैंथेनाइट्स कहते थे, लैंथेनाइट्स। इसमें हमने पढ़ा था कि सीरियम जिसका एटॉमिक नंबर 58 होता है, लुटीशियम तक ये पूरी सीरीज देखने को मिलती है, इसका एटॉमिक नंबर 71 होता है। तो बीच में ये सारे लेंथेनाइट थे, तो लेंथेनाइट हमने BSc सेकंड ईयर में कंप्लीट करे थे, बट हमें डी ब्लॉक पढ़ना है, तो लेंथेनाइट, हॉफनियम, फिर इसके बाद टेंटालम, फिर वुल्फ्राम, फिर रिहीनियम, फिर ऑस्मियम, फिर इरिडियम,
जिसका 75 होगा एटॉमिक नंबर, फिर प्लेटिनम 76, फिर इसके बाद ऑरेट गोल्ड, कोई छूट गया? आई थिंक कोई छूट गया है। ओहो 72 हो गए, सॉरी नहीं भैया हमको 73 होगा, 72 होता है। 74 होगा, यस 75। मैंने नंबर आगे पीछे दोबारा कर दिया, सॉरी फॉर दैट। ये क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी फॉर दैट, मैंने नंबरिंग गलत कर दी। यहाँ 71 लिखा भी, उसके बाद भी उसको 71 लिख रहा हूँ, सॉरी। 72, 73, 74, 75, 76, इट इज 77, 78, और उसके बाद AU 79, और HG जो कि आपका 80 है, हाइड्रागारियम दैट मीन्स मरकरी, जो कि एटॉमिक नंबर 80 है। तो आपने देखा ये आपकी थर्ड ट्रांजिशन मेटल की सीरीज हो गई। आपको ये सारे एलिमेंट्स ध्यान में रखने हैं, और इसको ये लर्न करने के लिए आपके पास निमोनिक्स भी है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ला हफ्ता वर्ना रे उधर इधर पिटाई और होगी। तो लेंथनम हॉफमियम के बीच में 4F सीरीज जो कि आपकी लेंथनाइट्स है, सीरियम से लुटीसियम। फिर इसके बाद आता है हॉफमियम 72, टेंटलम 73, वुल्फ्राम 74, रिहीनियम 75, ऑस्मियम 76। रिहीनियम, ऑस्मियम और इरिडियम ये सबसे ट्रांजिशन मेटल में वो एलिमेंट होते हैं इनकी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट होती है +8, जो कि हम देखने की कोशिश भी करेंगे इस बार। इसके बाद आपका प्लेटिनम है, और ऑरेट है, और हाइड्रागारियम है। हाइड्रागारियम आप जानते हैं ऐसा मेटल जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक। तो ये हैं आपके सारे एलिमेंट्स जो आपको लर्न करने हैं, ध्यान में रखने हैं। हमने देखा, शुरुआत करी थी डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं, तो हमने समझा कि डी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए डी ऑर्बिटल की शेप भी पता होनी चाहिए, और कौन से वो डी ब्लॉक की एलिमेंट की सीरीज होती है, 3D 4D एंड 5D, फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट, सेकंड ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट एंड थर्ड ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स, ठीक है। इसको आप पढ़ेंगे, इसको आप रिवीजन करके आइए। कल से हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे। कोशिश यही थी कि एक ही क्लास में सारा ये बेस वाला टॉपिक क्लियर हो जाए, और जो भी अब बाकी हमें बेस की जरूरत पड़ेगी वो हम देखते रहेंगे। बट हाँ, इतने बेस के अकॉर्डिंग हमारा जो टॉपिक है थर्ड ईयर का इनऑर्गेनिक का, वो शुरुआत हो सकता है, वो अच्छे से चल सकता है। अब इसके अलावा देखो, काफी बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, थोड़ा सा बैच के बारे में भी डिस्कस कर लेता हूँ। भाई जो बैच का टाइम है वो 7 से 8 ही रहेगा, ठीक है। आपकी क्लासेस जो होंगी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे होंगी, ध्यान रखना। 7 से 8 PM मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे आपकी क्लास होगी, ठीक है। अच्छा, काफ़ी बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं भैया फीस का, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो बच्चे पहले से ही एनरोल हैं तो फीस मैंने 1100 बताई है, और ये फीस आपने देखा ही है कि हर साल हमारी फीस हम थोड़ी बहुत बढ़ाते हैं। तो बाकी मैंने कहा था जो ज्वाइन हो गए हैं वो इसका 25% ऑफ दे सकते हैं, ठीक है। बाकी किसी का अगर दिल अच्छा है वो पूरी ही देना चाहता है तो पूरी फीस दे सकता है, नो प्रॉब्लम। बाकी हाँ 25% ऑफ आप दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक। और बाकी 5 डेमोज सभी के लिए फ्री हैं। आप और बच्चों को भी बोल सकते हैं डेमोज लेने के लिए। बाकी मैं इसको यूट्यूब पे भी शेयर करूंगा 5 डेमोज, तो आप उनको लेने के लिए बोल सकते हैं, रिकॉर्डेड सेशन के लिए उनके लिए बोल सकते हैं, ठीक। और आज की क्लास में आप किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क योर डाउट। किसी को ये नहीं समझ में आ रहा पढ़ना कैसे है तो प्लीज़ बता दीजिए, मैं उसकी भी जरूर हेल्प करूंगा। कौन कौन क्लास में जुड़े हैं? हर्ष, ये कौन है? ऋतिक, विशाखा, नेहा, लवीस, महिमा, आकाश, अंजलि, आकीर्ति, अंजलि, चलिए और मैं। हाँ जी, किसी का कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क योर